हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सबने देख ही लिया है, सब लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया जब मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया उस वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी तरीके से चाहूँगा कि आप लोग इस संबोधि परिवार को अपना परिवार माने और सभी लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो आज से हमारा वो जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि जो पेड वाली क्लासेस है जिसके लिए कोचिंग आपसे हजारों और लाखों रुपए लेती हैं, वो भूगोल वाली क्लासेस मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। और ये बैच, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये इंग्लिश में रहने वाला है। और ये मुख्यतः जो यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा, जिसे हम आईएएस की परीक्षा कहते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था फाउंडेशन बैच। ठीक है, आज हमारा ये लेक्चर 1 है। दिस इज लेक्चर 1। और लेक्चर 1 में जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार फटाफट से जुड़ जाइए और अपने साथ बाकी सब लोगों को भी जोड़ लीजिए, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं जो जो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है और जिसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए यूट्यूब पे, उन सभी लोगों को आप जोड़ लीजिए। मैं चाहूंगा आप अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें और शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप देख सकते हैं मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है आज, और मैं ये जो पूरा बैच होगा ये बिना पीपीटी के ही पढ़ाऊंगा। मैं इसमें आपको अपने हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और यहाँ पे मैं आपके साथ साथ मैं भी लिखूंगा। और मैं चाहूंगा जब मैं यहाँ पे चीजें नोट डाउन करूं उस समय या उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो ये जो बैच रहेगा बिल्कुल पेड बैचेस जैसा रहेगा, तो आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखें और मोबाइल में ईयरफोन लगा के मोबाइल को तो रख दें साइड में, और उसके बाद चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं हर लेक्चर के बाद जो पिछली वीडियो है उस पर जो जो कमेंट है, जो जो क्वेश्चंस उस पर आए, वो मैं आपके सामने यहीं पे अपन उसको क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ आर दिस कोर्स। और ये जो लेक्चर 1 है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जैसे ही मैंने ये चैप्टर का नाम लिखा तो आना चाहिए। क्या सवाल आना चाहिए? देखो, जब हम परिभाषा देख रहे थे, और किस चीज़ की हम परिभाषा देख रहे थे, हम लोगों ने जब हमारे सब्जेक्ट की ज्योग्राफी की परिभाषा देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में हम लोग ये जो सरफेस है इसके ऊपर का अध्ययन करते हैं। यही बात की थी हमने, सरफेस के ऊपर का अध्ययन जो है वो जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसका नाम है ज्योग्राफी। अच्छा, पहला ही टॉपिक और पहले ही टॉपिक का पहला ही शब्द क्या कह रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका मतलब सरफेस के कहाँ जाना होगा? नीचे जाना होगा। तो साहब ये तो आप ज्योग्राफी के सिलेबस के एस्पेक्ट के बाहर चले गए, ये तो गलत हो रहा है, हाँ या ना? तो देखो, अगर हम बात करें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, क्या है ये? सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, आपको इंग्लिश से आपको ऐसा लगता है कि सब हिंदी में नोट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हिंदी में सभी नोट्स मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे इंग्लिश में क्यों लिखा जा रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। मैं आपको सारे नोट्स हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। और सरफेस ऑफ अर्थ में हमने जब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि वो लैंडफॉर्म्स, क्या? वो लैंडफॉर्म्स, वो भू आकृतियां जो पृथ्वी के सतह पे बनती हुई दिखाई देती है, उसे हमने लैंडफॉर्म बोला था। जब ये लैंडफॉर्म बनते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, उसमें प्रमुख रूप से आप देखोगे दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक को कहा जाता है एंडो जेनेटिक फोर्स, और दूसरा होता है एक्सो जेनेटिक फोर्स। तो दो प्रकार के बल होते हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर बात करा जाए एंडोजेनेटिक फोर्सेस, तो वो बल
दीज आर फोर्सेस जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, सरफेस के नीचे से जो काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं, सरफेस के नीचे से काम कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सरफेस पे देखने को मिल रहा है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ये तो सरफेस के बाहर ही काम करते हैं, तो इसका इसका बाद में हम देखेंगे। लेकिन एंडोजेनेटिक फोर्सेस ये सरफेस के नीचे काम कर रहे हैं। और अगर सरफेस के नीचे काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट सरफेस पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमें सतह के नीचे क्या क्या चीजें, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि मैं ये जान पाऊं कि सतह पे हमको जो भू आकृतियां, जो लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिल रहे हैं, वो किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गई कि भाई टॉपिक क्या है और टॉपिक को क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम फिर से लिख दिया जाए। टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात की जाती है तो यार समझो कि हमारे पास दो टाइप के व्यूज हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दो प्रकार के हमारे पास क्या है, दृष्टिकोण है। जो पहला जो व्यू है हमारे पास, इस टाइप के व्यूज को कहा जाता है ओल्ड व्यूज। क्या कहते हैं, ओल्ड व्यूज। ओल्ड व्यूज का मतलब जो पुराने हैं। ठीक है, और दूसरे जो आज हमारे पास हैं उन्हें कहा जाता है मॉडर्न व्यूज। क्या कहा जाता है, मॉडर्न व्यूज। ठीक है, अच्छा इनकी अब रिलेवेंसी नहीं है, मैं ये बता देता हूं। अभी इनको सही भी नहीं माना जाता है। तो साहब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर ये अच्छे से नहीं समझ पाए हम लोग, तो हम क्या नहीं समझ पाएंगे, मॉडर्न व्यूज हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आधुनिक दृष्टिकोण हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओल्ड व्यू की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो व्यू हमको दिया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, वो जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, वो किसने दिया था? वो दिया था हमें एडवर्ड सुएस ने। किसने दिया था? एडवर्ड सुएस ने दिया था। अच्छा ये किसके बेसिस पे दिया गया था? तो एडवर्ड सुएस ने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमें बताया, क्या बताया? इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमें बताया, ये किसके बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन्होंने हमें बताया कि केमिकली पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के केमिकल मिलते हैं, और इन केमिकल के हिसाब से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्ड सुइस साहब हमें क्या बता के गए? तो सुइस साहब हमें बता के गए कि जो अर्थ है हमारी, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, इसके पास मुख्यतः 3 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? अर्थ हैज 3 लेयर्स। पृथ्वी की 3 परतें इन्होंने हमें बताई। कितनी परतें बताई? 3 परतें बताई। कौन कौन सी परतें हमें बता के गए हैं, ये इसको भी देख लेते हैं। तो पहली परत जो इन्होंने हमें बताई, उसका नाम इन्होंने दिया सियाल। क्या नाम दिया? सियाल। दूसरी जो परत इन्होंने हमें बताई, उसका नाम दिया गया सीमा। और तीसरी परत जो इन्होंने हमें बताई, उसका नाम दिया गया निफे। क्या दिया? निफे। सियाल, सीमा और निफे। सर ये तो ऐसा लग रहा है सीमा तो किसी लड़की का नाम है, आप कह रहे हो केमिकल कंपोजिशन, तो लड़की का नाम तो होता ही है सीमा, लेकिन सीमा केमिकल बेसिस पे भी हमने किसका नाम दिया है? अर्थ की परतों का नाम दिया है। ठीक है, अभी कैसे कैसे नाम दिए गए इसको भी यहां पे देख लो। सियाल का मतलब है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है क्या? सियाल। सीमा, सीमा किससे मिलकर बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है सीमा। और निफे किससे मिलकर बना है? ये बना है निकल और फेरस। किससे मिलके? निकल और फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है? फेरस और कुछ नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? लोहे की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं। तो आयरन को लैटिन में हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो 3 लेयर कौन कौन से हो गए? सियाल, सीमा और निफे। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकल एंड फेरस। ठीक है, अब ये किस तरीके से कौन कौन सी लेयर बताई, इसको भी हम देख लेते हैं। तो एडवर्ड सुइस साहब बता के गए कि देखो कुछ इस तरीके से चीजें हैं कि ये है, ठीक है, जो पहली लेयर है वो ये, उन्होंने बोला कि ये जो लेयर आपको दिख रही है ये है सियाल, और ये जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है ये है कॉन्टिनेंट। ये क्या है?
कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट किससे मिलके बना हुआ है? कॉन्टिनेंट मिलके बना हुआ है सियाल से। किसके से मिलके बना हुआ है? सियाल से मिलके बना हुआ है। दूसरी जो इन्होंने परत बताई, उस परत का नाम है सीमा। क्या नाम है उसका? उस परत का नाम इन्होंने बताया सीमा। सीमा, सीमा से क्या मिलके बना हुआ है? ये जो हमारे ओशियन है, क्या है? हमारे ओशन है। इन ओशन के बेसिन, ओशन का जो तल है, ये जो तल है किससे बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या बना हुआ है? ओशियन बेसिन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ओशियन बेसिन। और ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोला गया? ओशियन बोला गया। तो ओशियन बेसिन और सियाल के नीचे आपको कौन सी परत आपको देखने को मिली? सीमा की परत आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और एकदम आखिरी में जो इन्होंने हमें परत बताई, उस परत का नाम क्या बताया? एकदम आंतरिक जो परत है, उसका नाम ये बता के गए हमें निफे। क्या बता के गए? निफे बता के गए। सियाल का मतलब अभी हमने देख लिया। सियाल का मतलब क्या होता है? ये है और कुछ नहीं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से क्या बना हुआ है? आपका कॉन्टिनेंट बना हुआ है। सीमा की अगर अपन बात करें तो ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और निफे की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? ये है निकल प्लस फेरस। ये क्या है? निकल प्लस फेरस। निफे जो लेयर है, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर। सबसे आंतरिक जो परत है वो कौन सी है? वो है निफे लेयर। निफे की हमने बात करी और इसको क्या बोला? ये सबसे आंतरिक परत है। अच्छा, ये कौन बता के जा रहा है? एडवर्ड स्विस साहब बता रहे हैं। अब आप देख रहे हो सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम और निकल और फेरस, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स कहाँ पे हम पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। तो इसीलिए बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये बात ध्यान रखना, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना के आधार पे। कौन सी संरचना? रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की 3 परतें हमको कौन बता के गया? हमको एडवर्ड स्विस साहब बता के गए। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और समझना जो हमें बता के गए एडवर्ड स्विस साहब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने ये कहा, नोट डाल के आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ये नोट क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि फ्लोट्स सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। लिखा ये बात कि सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने नदी में नाव चलते हुए देखी है। नदी में नाव चलती है तो नाव को हम ये कहते हैं नाव तैर रही है। और नाव किस पे तैर रही है? पानी पे तैर रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिससे महाद्वीप बने हुए हैं, महाद्वीप किससे बने हुए हैं? सियाल से बने हुए हैं। ये जो महाद्वीप हैं, ये किस पे तैर रहे हैं? ये सीमा पे तैर रहे हैं। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं साइड में हट जा रहा हूं, एक बार ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में भी उतार लीजिए। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें उतार दी। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम पृथ्वी का एक डायग्राम बना लेते हैं कि एडवर्ड स्विस साहब ने क्या क्या कहा है। तो एडवर्ड स्विस साहब ने हमें ये कहा था कि सबसे जो आंतरिक परत है वो तो है निफे परत। तो ये सबसे आंतरिक परत हम मान लेते हैं। और इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम बताया था निफे। ठीक है। निफे के ऊपर की जो परत है, इसका नाम उन्होंने बताया, ये क्या परत, कौन सी परत है? इस परत को उन्होंने बोला है, यह है सीमा। ये क्या है? ये है सीमा। और सीमा से मिलके ही क्या बने हुए हैं? आपके ओशन के बेसिन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ओशन के बेसिन बने हुए हैं। तो और इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ये जो हैं आपके कॉन्टिनेंट, ये किसके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं सियाल के। किसके बने हुए हैं? सियाल के। और ये क्या है आपके? ये है महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। ये ऐसे कह दिया जाए कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। और ये जो आपको साइड में जो हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये ओशन पार्ट है। क्या है? ओशन का हिस्सा है, महाद्वीप, महासागरों का हिस्सा है।
किसका हिस्सा है? महासागरों का हिस्सा है। तो इस बात से, इस डायग्राम से आप देखो हमारी ये बात प्रूव हो रही है नहीं हो रही है कि महासागरों का जो तल है, महासागरों का जो तल है, ये किससे बना हुआ है? हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किससे बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। किससे? सीमा से बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है सीमा। तो ये डायग्राम है, ये किसने हमें दिया था? एडवर्ड स्विस साहब ने हमें दिया था। क्या ये आज रिलेवेंट है? तो नो रिलेवेंसी, आज ये रिलेवेंट नहीं है। नो रिलेवेंस, आज आज इसकी कोई महत्वता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे पास क्या आ चुके हैं? बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज आ चुके हैं। तो ये वाला डायग्राम भी आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये वाला डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में बना लो। बन गया? देखो इसी तरीके से पेड बैच की क्लासेस चलती हैं। आप देख पा रहे हो कि वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं? समय देते हैं ताकि आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी कॉपी में सारे नोट्स उतारते हुए चलो। मेरा मोटो यहाँ पे केवल कोर्स को खिंचवाना नहीं है। देखो, कोर्स को खिंचवाना होता तो मैं 120 घंटे की जगह उसको 60 घंटे दे देता, लेकिन मैं आपके सामने सारी चीजें लिख रहा हूँ। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने सामने कुछ किताबें वो खुली हुई हैं, और सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है? तो ये था ओल्ड व्यू जो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं हमारे मॉडर्न व्यू की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं अब हम? अब हम चल रहे हैं हमारे मॉडर्न व्यू की तरफ, आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ, मॉडर्न व्यू की तरफ। ठीक है? अच्छा, मॉडर्न व्यू हमारे पास दो प्रकार के हैं। किसके कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास पहला जो व्यू है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संरचना के आधार पे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया। और दूसरा जो व्यू है हमारे पास वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल कंपोजिशन। अब देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और शायद अब आप समझ पाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूट्यूब क्लास और पेड क्लास के बीच में अंतर क्या होता है। जब भी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो हम केवल कौन सा व्यू आपको बता के रहेंगे? केमिकल कंपोजिशन वाला व्यू हम आपको बताते हैं। लेकिन जब पेड बैच में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम आपको वहाँ पे क्या भी बताते हैं? मैकेनिकल कंपोजिशन बताते हैं। कैसे समझाते हैं इसको समझो। आपने अभी तक जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस देखी हैं उसमें आपने हमेशा देखा होगा, हमने आपको बताया कि कोर होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है, तीन परतें होती हैं। ठीक है? कभी भी आपने ये गौर ही नहीं किया, हमने कभी ये चीज आपको बताई नहीं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, मीजोस्फीयर क्या होता है और बेरिस्फीयर क्या होता है। नहीं सुना होगा ना आपने, चीजें नई आपको लग रही होंगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूट्यूब वाले टीचर आपके साथ खेल जाते हैं। उनको केवल क्या चाहिए? उनको केवल आपसे व्यूज चाहिए। मुझे वो सब चीजें अभी आपसे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे आपसे आपका रिजल्ट चाहिए, मुझे लिस्ट में आपका नाम चाहिए। ठीक है? चलिए, तो हमारे पास मॉडर्न व्यूज किस किस कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है? अच्छा, किस तरीके से डिवीजन है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं इस तरीके से हमने परतें बनाई और अलग अलग केमिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? ये मान लेते हैं एक अलग टाइप का केमिकल है यहाँ पे। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, और इसके बाद ये आपको थर्ड लेयर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है? तो हमारे पास तीन लेयर है और तीनों पे आप देख रहे हो क्या काम कर रहे हैं? अलग अलग टाइप के केमिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हमारे पास क्या है? अर्थ की लेयर्स हैं। अर्थ की क्या है? लेयर्स हैं। ठीक है? वहीं पे हम बात करें मैकेनिकली, तो मैकेनिकली क्या हो सकता है कि ये सारी लेयर्स जो केमिकली तो अलग अलग हैं, लेकिन ये मैकेनिकली, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि केमिकली these layers these layers are different these layers are different, but mechanically
मैकेनिकली। अच्छा, केमिकली अलग अलग क्यों है? आप देख रहे हो कि फर्स्ट लेयर में अलग आपको केमिकल देखने को मिल रहा है, सेकंड लेयर में अलग केमिकल आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड लेयर में आपको अलग केमिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं केमिकली दीज लेयर्स आर डिफरेंट बट मैकेनिकली दे एक्ट एज वन यूनिट। ये एक यूनिट की ऐसे काम करती हैं। ठीक है, इनके कॉम्पैक्ट होके किस तरीके से काम करेंगी? एक यूनिट की ऐसे काम करेंगी। कैसे करेंगी? लिथोस्फीयर कैसे बन जाएगा? आप देखोगे, हम जब लिथोस्फीयर की बात करते हैं, आपने अगर कभी सुना है तो वहां पे कहते हैं कि ये क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो है, इससे क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, यही हमने कहा है। अच्छा, आप देख रहे हो कि जो क्रस्ट है की हमने बात करी है, जो मेंटल की हमने बात करी, ये दो अलग अलग लेयर है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के केमिकल हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मैकेनिकली हम बात करेंगे तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? वो एक यूनिट की ऐसे काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज अ यूनिट, दे आर एक्टिंग एज अ यूनिट। तो ये हमने बात बताई है यहाँ पे कि केमिकली दे आर डिफरेंट बट मैकेनिकली दे एक्ट एज वन यूनिट, दे एक्ट एज वन यूनिट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। बना लिया ये? चलिए, चलो केमिकल कंपोजिशन से शुरू करते हैं हम लोग। केमिकल केमिकल कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन वी हैव थ्री लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं हमारे पास? तीन लेयर्स हैं। अच्छा, तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं? आप सब जानते हैं तीन लेयर्स। आपके पास है क्रस्ट, आपके पास है मेंटल, और आपके पास है कोर। क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, यही है हमारे पास। अच्छा, इसका डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब भी आपको डायग्राम बनाना हो ना, तो कुछ इस तरीके से ही आप अपने एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में आप अपना डायग्राम बना सकते हो। एक सेकेंड यार, और अच्छा बना देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ओशियन। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है ओशियन। और ये जो हिस्सा है ये है कॉन्टिनेंट, ये है कॉन्टिनेंट। तो ये है महाद्वीप, और ये आपको इस तरफ क्या देखने को मिल रहे हैं? महासागर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डायग्राम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, और यहाँ पे आपको एक और परत देखने को मिलती है। ये वाली जो चीज है, ये ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे अपने कॉन्टिनेंट और क्या बना है? ओशन बना है, ये तो किसका हिस्सा है? ये तो है क्रस्ट। ये क्या आपकी क्रस्ट है। इसके नीचे अगर अपन बात करें तो दिस इज मेंटल, और इससे भी नीचे अगर हम पहुंच जाएं, कोर। क्या है ये? कोर। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले साहब इसकी बाउंड्री भी बता दो हमको, कहां से कहां देखने को मिलेगी, तो 29, कितना? 2900 तक की अगर अपन बात करें, 2900 किलोमीटर तक, तो आपको क्या देखने को मिलती है? मेंटल देखने को मिलती है। तो साहब पृथ्वी का केंद्र कहां पर है? पृथ्वी का केंद्र आप अगर आप एग्जैक्टली बात करो तो ये मिलेगा 6371 किलोमीटर। कितना? 6371 किलोमीटर पे आपको पृथ्वी का केंद्र देखने को मिलेगा। तो कोर कहां से कहां फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर फैला हुआ है। मेंटल कहां से कहां फैला हुआ है? कि क्रस्ट का जो लोअर मोस्ट लेयर है वहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 2900 किलोमीटर तक ये चला जाता है। कहां चला जाता है? क्रस्ट के एकदम नीचे वाली लेयर से 2900 किलोमीटर तक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि दिस इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट? ये क्या है? लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। ये क्यों कहा जा रहा है? ये अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट पे और ओशियन पे आप देख पा रहे हो क्रस्ट की जो मोटाई है ये अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग है। तो एक बार ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ कि क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा है, महाद्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं, महासागर आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये किससे बनता है? क्रस्ट से मिलकर बनता है। अच्छा, अब एडवर्ड सुइस और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे जो डायग्राम बनाया गया
था उसमें आपको इस तरीके से चीजें दिखाई गई थी कि महाद्वीप, महाद्वीप तो ये रहे और महासागर का तल यहाँ पे आपको, तो अलग अलग आपको दिखाए गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि महाद्वीपों के बिल्कुल बगल में आपको क्या दिख रहे हैं, महासागर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत माइन्यूट सी चीजें, लेकिन अभी हमारे काम में आएगी। तो एक बार ये डायग्राम अपनी कॉपी में आप बना लें, एक बार डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए। बन गया डायग्राम, चलें आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट से, हम लोग शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। क्रस्ट, क्रस्ट का डायग्राम फिर से हम लोग बनाते हैं। और कैसे बनाना है इसको, कुछ इस तरीके से बनाना है कि आप महाद्वीप भी दिखा सकें। और ये डेप्थ किस किस चीज की है, ये डेप्थ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये ओशन है, जिसमें क्या है हमारे पास ओशन है। तो ये वाली चीज तो है हमारे पास ओशन, ये क्या है, ये तो है ओशन। और ये चीज हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द कॉन्टिनेंट, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। अच्छा, ओशन के नीचे वाली जो क्रस्ट है, ओशन के जस्ट नीचे जो आपको देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे अपन को डिमार्केशन करना है तो इस तरीके से अगर किया जाए तो ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या ये कहा जा सकता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये है ओशनिक, ओशनिक क्रस्ट। ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट। और कॉन्टिनेंट के नीचे वाली जो क्रस्ट है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो हमारे पास दो क्रस्ट हो गए, देखो क्रस्ट के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। कौन कौन से, एक हो गया महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरी हो गई महासागरीय क्रस्ट। हाँ या ना, दो क्रस्ट आपको देखने को मिल रही, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट और ये है महासागरीय क्रस्ट। चलिए, अब यहीं पे इनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको देखने को, लिख लीजिए यहीं पे मेरे साथ साथ। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है ये कैसी है, देखो इसकी मोटाई ज्यादा है तो मैं इसे कह सकता हूं इट इज थिकर, ये क्या है, थिकर है। और वहीं पे अगर ओशनिक क्रस्ट की बात की जाए तो ये क्या है, ये है थिनर, ये क्या है, थिनर है, ठीक है। ये मोटा है और वो पतला है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कौन सी क्रस्ट पतली है तो बता दो कि ओशनिक क्रस्ट पतली है और महाद्वीपीय क्रस्ट क्या है, मोटी आपको देखने को मिलेगी। कितनी मोटी है, अगर इसकी बात की जाए एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ तो ये आपको देखने को मिलता है करीब 30 से 35 किलोमीटर। कितना है ये, 30 से 35 किलोमीटर तक आपको क्या किसकी डेप्थ देखने को मिलती है, महाद्वीपीय क्रस्ट की आपको डेप्थ आपको देखने को मिलती है। वहीं पे अगर एवरेज डेप्थ अगर आप देखोगे, एवरेज डेप्थ अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 5 किलोमीटर, ये आपको देखने को मिलेगी 5 किलोमीटर। जनरली कहां से कहां तक देखने को मिलेगी, 2 to 7 किलोमीटर, 2 से 7 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब आप समझ में आए कि हम क्यों इसको थिनर कह रहे हैं और क्यों थिकर कह रहे हैं। भाई ये कोई 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की आपको क्या देखने को मिल रही है, गहराई देखने को मिल रही है, और एक केवल कितनी 2 से 7 किलोमीटर की गहराई आपको देखने को मिल रही है। तो कौन सा पतला होगा, 2 से 7 वाला पतला हो गया और 30 से 35 किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन सा थिकर है और कौन सा थिनर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझना, अगर इस कॉन्टिनेंट में जैसे अगर हिमालयन, हिमालयन क्रस्ट देखोगे तो हिमालय कहाँ है, हिमालय एशिया में, और एशिया क्या है, एशिया क्या है, महाद्वीप है। हिमालयन क्रस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हिमालयन क्रस्ट की जो गहराई है वो 70 से 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। कितनी, 70 से 80 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। क्यों 70 से 80 किलोमीटर देखने को मिलती है, हालांकि हम बहुत अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझो कि अकेला अगर कॉन्टिनेंट है तो ये उसकी मोटाई है, और ये मोटाई कितनी है, 30 से 35 किलोमीटर है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे हिमालय कैसे बना है, तो दो प्लेट आपको देखने को मिलेगी और ये दोनों प्लेटों की मोटाई यहाँ पे क्या हो गई, जुड़ गई है। इसलिए कंबाइंडली कहाँ पे पहुंच गया है, 70 से 80 किलोमीटर तक ये गहराई पहुंच जाती है। तो समझ में आ गया क्यों ये थिकर है, क्यों ये थिनर है, हिमालय में क्या हुआ है, और इसकी एवरेज डेप्थ कितनी हमने बताई है, 5 किलोमीटर हमने बताई है।
दूसरी चीज जो हम अभी बात कर रहे थे उसको भी आप लिख लेना कि ओशियन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट lie साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट ऊपर है और ओशियन नीचे हैं। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट लाई साइड बाय साइड, दो एक के बराबर में। जैसे यहाँ ही कॉन्टिनेंट है, इसके पास में आपको क्या देखने को मिलेगा? ओशियन आपको देखने को मिलता है। ओशियन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लिख लो यहाँ पे और ये वाला डायग्राम आप जरूर बना लें। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा अब अगर ये पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, इसमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसमें से द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? घनत्व किसका ज्यादा होगा? तो हमें बात करनी है किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में बात करनी है। डेंसिटी या घनत्व की हमें बात करनी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसका घनत्व ज्यादा होगा? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि घनत्व होता क्या है। क्या बात करते हैं घनत्व होता क्या है? देखो, हमारे पास ये क्यूब है, हमारे पास क्या है, माफ करो, घनत्व की हम लोग बात कर रहे हैं और एक क्यूब बना लेते हैं अपन लोग। क्या डेंसिटी हमारे हमेशा बहुत आगे तक कम आएगी, तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती क्या है? तो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अच्छा, इस क्यूब का कुछ ना कुछ वेट होगा और ये क्यूब जो मैंने लिया है ये इस तरीके से लिया है कि इसकी हर एक भुजा जो है, ये हर एक जो आर्म है इसका, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। कितना है? 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसमें इसका जो वेट है, इसका जो वेट है मान लेते हैं वो है 20 kg। वो कितना है? 20 kg, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हमें किससे भाग करना होगा? इसके वॉल्यूम से भाग करना होगा। अच्छा, मास कितना है इसका? हमें पता चल गया, इसका मास है 20। कितना है? 20। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 बार हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो हम आपके पास निकल के आया, क्या निकल के आएगा? 20। यूनिट कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपके सामने चीज निकल के आई, इसका मतलब होता है डेंसिटी, इसका मतलब होता है घनत्व। घनत्व मतलब एक यूनिट या ऐसे समझो कि एक कमरे में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, एक कमरे में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप इस वॉल्यूम और इसमें कितना वजन है ये चीज आप निकाल लोगे तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास हैं, तो घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और पार्टिकल अगर दूर दूर हैं तो घनत्व क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। जैसे सॉलिड जो भी होती है चीजें, ठोस जो भी चीजें होती हैं, उनका जो डेंसिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? गैस के कंपैरिजन में या लिक्विड के कंपैरिजन में। अच्छा, अब आप मुझे क्या बता सकते हो कि किसका, ओशनिक क्रस्ट का या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो ये बात आप बता सकते हो कि ओशनिक की ज्यादा होगी या कॉन्टिनेंट की ज्यादा होगी? तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये होती है लेस डेंस। क्या होती है ये? लेस डेंस होती है। और किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? ये ज्यादा होती है ओशनिक क्रस्ट की। इसकी डेंसिटी आपको क्या मिलेगी? ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों ज्यादा देखने को मिलती है इसको समझो। अभी हमने कहा कि कौन ज्यादा थिकर है और कौन ज्यादा थिनर है। पतला कौन है? पतला हमने देखा था महासागरीय क्रस्ट है। कौन सा है? ओशनिक क्रस्ट है। इसका मतलब वो सारे पार्टिकल अब बहुत छोटे वॉल्यूम में है। कितने में? बहुत छोटे वॉल्यूम में है। और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। समझ गए यहाँ पे कि कौन सी किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, चलिए, ओशनिक क्रस्ट के बारे में, डेंसिटी के बारे में बात हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये बना हुआ किसका है? ये बना हुआ किसका है?
तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्रेनाइट का। किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। वहीं पे अगर ओशनिक क्रस्ट की बात की जाए तो ये बना हुआ है बेसाल्ट का। किसका बना हुआ है? ये बेसाल्ट का बना हुआ है। अच्छा, बसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों ही, बसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही हैं इग्नियस, इग्नियस रॉक्स। क्या है ये? इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टाने हैं। कौन कौन सी? ये ग्रेनाइट और ये बसाल्ट दोनों ही क्या है? इग्नियस रॉक्स हैं। क्या है? इग्नियस रॉक हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहीं पे आप समझ लो, हालांकि हम आगे रॉक और मिनरल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय, आग्नेय चट्टाने। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं इसको भी आप यहीं से समझ लो। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टाने ये कब बनती हैं? ये बनेंगी या तो लावा से, या तो लावा से, या बनेंगी मैग्मा से, या बनेंगी मैग्मा से। अच्छा, अब ये बताया जाए कि साहब लावा और मैग्मा में अंतर है या दोनों एक ही होते हैं? क्योंकि अभी तक तो आपने यही पढ़ा होगा ना कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कहीं पे आपने उसको लावा पढ़ लिया होगा, कहीं पे उसको मैग्मा पढ़ लिया होगा, लेकिन ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। क्या है? एकदम अलग अलग चीजें। कैसे एकदम अलग अलग चीजें? इसको समझो। ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का क्या है? सरफेस है। इस सरफेस के नीचे, इस सरफेस के नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो किस स्टेज में है? जो सेमी सॉलिड स्टेट में है। कौन से स्टेट में? सेमी सॉलिड स्टेट, अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, अच्छा, जब ये अर्ध तरल अवस्था में है तो ये ऊपर उठ के आता है और कई बार आप पाओगे कि ये सतह तक नहीं पहुंच पाया और सतह के नीचे ही क्या हो गया? जम गया है। सतह के नीचे ही है अभी ये, सतह के नीचे ही है। कुछ हिस्सा इसका आप पाओगे कि सतह के ऊपर आ गया और यहाँ पे आपको मिलेंगे वॉल्केनिक इरप्शन। क्या देखने को मिलेंगे? ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो आपको जो जो भी चीज आपको तरल अवस्था में मिल रही है उसको आप क्या कहोगे? ये है आपका लावा। क्या है? ये लावा। और जो अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये है मैग्मा, ये है मैग्मा। ठीक है, तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं ये दो चीजों से मिलकर बनती है, या तो लावा से या मैग्मा से। अगर लावा से बन रही हैं तो सतह के कहाँ बनेंगी? ऊपर बनेंगी, सतह पे बनेंगी। और अगर मैग्मा से बन रही हैं तो सतह के अंदर बनेंगी, सतह के कहाँ बनेंगी? अंदर बनेंगी। अब होता क्या है कि ये मैग्मा या ये लावा क्या होना शुरू हो जाता है? इसका ये होना शुरू हो जाता है ठोसीकरण या सॉलिडिफिकेशन, ये इसका होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस लावा से जो आग्नेय चट्टान बनती है इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कहा जाता है इसे? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इस तरीके से याद रखना, एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। तो एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हो गया? बाहर बन रही है। क्या बन रही है? बाहर बन रही हैं। और जो मैग्मा से बन रही हैं, किससे बन रही हैं? जो मैग्मा से बन रही हैं ये कौन सी चट्टानें हो जाएंगी? ये हो जाएंगी इंट्रूसिव रॉक्स। क्या हो जाएंगी? इंट्रूसिव रॉक्स। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरी होती हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक चीज और यहाँ पे ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में आप समझना। जब हमने लिखा था कि ग्रेनाइट से निर्मित है, किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। और क्या चीज ग्रेनाइट से निर्मित है? हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हम जिस चीज पे रहते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। अब इस ग्रेनाइट की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इसको समझो। दिस इज, ये जो ग्रेनाइट है ये लाइटर है। क्या है? ये लाइटर है। ध्यान से समझना इसको। लाइटर, पहली प्रॉपर्टी। लेस डेंसर, लेस डेंसर, तो लाइटर है, लेस डेंसर है, और रिलेटिवली हार्ड। क्या है? रिलेटिवली
हार्ड। लाइटर, लेस डेंसर, रिलेटिवली हार्ड, तीन चीजें अभी मैं इसको बताऊंगा क्या है, पर तीन चीजें समझो। ये क्या है, लाइटर है, लाइटर मतलब हल्का है। अभी हमने ये लिखा ही है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये कैसा है, लेस डेंसर है। तो ग्रेनाइट भी कैसा होगा, ये लेस डेंसर होगा। लेकिन जो तीसरा शब्द है वो सबसे ज्यादा परेशान करेगा, वो है रिलेटिवली हार्ड। अभी तक तो हम ये समझते हैं कि यार जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो ये लिखा जा रहा है कि ये लेस डेंस है और रिलेटिवली क्या है, हार्ड है। अच्छा, इसका एकदम अपोजिट देखो अपन लोग यहाँ लिखेंगे, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ लिखते हुए चल रहे हैं। बेसाल्ट की अगर हमने बात करी, किसकी बात करी, बेसाल्ट की अगर अपन ने बात करी, तो ये होता है हैवियर। हैवियर पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया डेंसर। क्या है, डेंसर। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको परेशान करेगी वो है रिलेटिवली, रिलेटिवली सॉफ्टर। रिलेटिवली क्या है, ये सॉफ्टर है। अब दिमाग चकराना चाहिए, अगर आप इसको सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो दिमाग यहाँ पे चकराना चाहिए कि यार जो चीज डेंसर है वो सॉफ्ट कैसे हो सकती है। डेंसर चीजें तो क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। आप ऐसे समझो इस चीज को कि बर्फ और पानी आपके पास में है। क्या है, बर्फ, बर्फ और पानी आप छोड़ दो। आप कोई एक ठोस वस्तु लो, क्या लो, एक ठोस वस्तु। अब ठोस का जो डेंसिटी है, जो घनत्व ज्यादा है, और जो द्रव अवस्था में उसका डेंसिटी है, उसका घनत्व क्या है, कम है। अच्छा, अब ठोस ज्यादा हार्ड होता है या लिक्विड जो है वो ज्यादा हार्ड होता है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस बात है ना कि यार सॉलिड जो चीज है वो क्या होगी, हार्ड होगी, है या नहीं। तो ये तो यहाँ पे तो मामला गड़बड़ हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, यहीं पे क्लियर चीज हो जाएगी। हम दो चीजों का एग्जांपल लेते हैं। एक मरकरी, क्या है, मरकरी। और दूसरी जो चीजें हमारे पास है वो है ग्लास। क्या है, ग्लास। मरकरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसा मिलेगा आपको, सॉफ्ट है, आया ना। थर्मामीटर में आपने देखा है ना, मरकरी पारा जिसको कहते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, सॉफ्ट है वो। ग्लास देखोगे ये कैसा है, हार्ड है। ग्लास क्या है, हार्ड है। अगर ये सॉफ्ट है लेकिन इसकी डेंसिटी अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा क्या है, इसकी डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये कम डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है। तो ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनकी डेंसिटी कम होती है फिर भी वो क्या है, हार्ड है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी क्या है, ये सॉफ्ट है। सिमिलरली, बिल्कुल सेम, बेसाल्ट की डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली क्या है, सॉफ्टर है। ग्रेनाइट की डेंसिटी तो कम है लेकिन ये फिर भी क्या है, रिलेटिवली हार्डर है। क्या है, रिलेटिवली हार्डर है। ये चीज दिमाग में घुस जानी चाहिए, ये चीज दिमाग में घुस जानी चाहिए। एक बार ये सारी चीजें अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिखी हैं तो ये सारी चीजें अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। लावा से कौन सी चट्टानें बनती हैं, मैग्मा से कौन सी चट्टानें बनती है, भी आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब पे अगर चीजें होती हैं तो क्या होता है, हमको भागना पड़ता है। क्या होता है, हमें भागना पड़ता है, हमारे पास समय नहीं होता कि नहीं। आपको पढ़ाने से मतलब नहीं है, आपको क्या है, कंप्लीट कराओ फटाफट से। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें अपने पास हैं कि अपनी चीजें हैं, अपन जैसा चाहें उसको वैसा। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम रुक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आपको एक चीज को 10 बार बताया जा सकता है। ठीक है, लिख लिए सारी चीजें, लिख लिए। चलिए, अभी अभी जो हम बात कर रहे थे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम पे जब आप वॉल्केनिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसको यहीं पे दूर कर लेते हैं। तो आप अपने हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। और पहली जो आग्नेय चट्टान है उसका नाम हमने देखा था वो होती है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और दूसरी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनका नाम क्या पढ़ा था, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या पढ़ा था, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलो देख लेते हैं इसको। ये है आपकी एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, और ये है आपकी इंट्रूसिव।
क्या है? इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव को बाह्य निर्मित कहते हैं और इंट्रूसिव को अंतः निर्मित। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, बाह्य निर्मित और अंतः निर्मित। ठीक है। अच्छा, अगर फिर से रिवाइज यहां पे यहीं पे कर लो। अगर पूछा जाए कि लावा से कौन सी बनी है, क्या लावा से कौन सी बनी है, तो लावा से बनती है एक्सट्रूसिव। और मैग्मा से कौन सी बनी है? मैग्मा से बनती है इंट्रूसिव। कौन सी बनती है? इंट्रूसिव। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हमें जो समझने हैं हमें। पहला एग्जाम्पल यहां पे हम समझते हैं। ठीक है। दो चट्टानों के नाम मैं आपके सामने लिखता हूं। एक का नाम है रायोलाइट। क्या नाम है? रायोलाइट। अभी जैसे ग्रेनाइट क्या है, मार्बल क्या है, एक प्रकार की चट्टान है, तो कंफ्यूज मत होना है रायोलाइट क्या है, हमने तो देखा ही नहीं है भाई। जैसे मार्बल होता है इसी प्रकार से एक चीज होती है, इसको क्या कहा जाता है? रायोलाइट कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है ग्रेनाइट। दूसरी चीज क्या है? ग्रेनाइट। रायोलाइट तो किस प्रकार की चट्टान है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है। चलें, दो नाम और लिख लेते हैं। अभी मेरे साथ बस लिखते हुए चलना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा, यकीन मानिए कि ये जो भी चीजें आप लिख रहे हैं ये सब प्री और मेंस दोनों परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखोगे ये वाली जो टेबल है हमारे कहां पे काम में आएगी? वॉल्केनिज्म में भी काम में आएगी। तो एक बार इसको मेरे साथ बनाइए। यहां पे जो चट्टान का नाम हम लिखने वाले हैं वो है एंडेसाइट। क्या है? एंडेसाइट। ठीक है। एंडेसाइट फिर से नहीं पूछना कि होता क्या एंडेसाइट। जैसे ग्रेनाइट होता है इसी तरह से एक चीज होती है, इसका नाम क्या है? एंडेसाइट। दूसरी जो चट्टान है उसका नाम क्या है? डायोराइट। क्या है? डायोराइट। तो हमने लिखा रायोलाइट, ग्रेनाइट, एंडेसाइट और डायोराइट। ठीक है। क्या और है? हाँ, चार चट्टानों के नाम और लिखने हैं हमें इसी तरीके से। तो रायोलाइट, एंडेसाइटिक ये किस प्रकार की चट्टान है? एक्सट्रूसिव है। जबकि डायोराइट और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? इंट्रूसिव है। यहां पे लिखो बेसाल्ट। क्या लिखना है? बेसाल्ट। ठीक है। क्या लिखा है? बेसाल्ट। बेसाल्ट के जस्ट नीचे आप लिखोगे गैब्रो। क्या लिखा आपने? गैब्रो। ठीक है। बेसाल्ट, एंडेसाइटिक, रायोलाइट। एक और चट्टान आप यहां पे लिख लो। यहां पे लिखो पैरोडाइट। क्या लिखोगे? PERODITE। क्या लिखा हमने? पैरोडाइट। तो नीचे की चार चट्टानों के नाम एक बार बोल के देखिए। ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और पैरोडाइट। क्या है? पैरोडाइट। और यहां पे हमें लिखना है कोमाडाइट। क्या है? कोमाडाइट। ठीक है। तो हमारे पास 8 प्रकार की चट्टान, जिसमें से 4 तो हमने लिखी है इंट्रूसिव में और 4 लिखी हमने एक्सट्रूसिव में। ठीक है। ये जो रायोलाइट और ग्रेनाइट जो चट्टान है इनको कंबाइंडली यार हम एक नाम दे देते हैं और इस नाम को हम कहते हैं ये है फेल्सिक रॉक। क्या है ये है फेल्सिक। फेल्सिक। अब क्यों इन्हें फेल्सिक कहा जा रहा है ये हमें समझने का है। आगे आप देखोगे इन्हें कहेंगे हम लोग मैफिक और इसे कह देंगे हम अल्ट्रा मैफिक, पर पहले फेल्सिक से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें आपको किसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है? फेल्डस्पार। फेल्डस्पार एक प्रकार का मिनरल है, इसकी मात्रा इसमें क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? जैसे आयरन होता है इसी प्रकार का एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं फेल्डस्पार। इसकी मात्रा किस में ज्यादा है? रायोलाइट में और ग्रेनाइट में किसकी मात्रा ज्यादा है? फेल्डस्पार की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक और चीज की मात्रा ज्यादा है जिसको हम कह रहे हैं सिलिका। जिसे हम क्या कह रहे हैं? सिलिका कह रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आ रहा है फेल्सिक क्यों कह रहे हैं? देखो, फेल दिख रहा है, फेल सिक, जिसमें फेल्डस्पार और सिलिका दोनों की मात्रा ज्यादा है, उस चट्टान को क्या नाम दे दोगे? फेल्सिक चट्टान कह दोगे। क्या कह दोगे? फेल्सिक चट्टान कह दोगे। अच्छा, इसमें करीब करीब 70%, अप्रोक्सीमेट कितना, 70% क्या होता है? सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इतना ज्यादा अमाउंट में सिलिका है तो ये जो चट्टानें होती हैं कैसी होती हैं? एसिडिक रॉक्स होती हैं।
क्या होती हैं ये? दीज आर एसिडिक रॉक्स। क्या है ये? एसिडिक, अम्लीय चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने हैं? अम्लीय चट्टाने हैं। ठीक है। और ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं स्टिकी एंड विस्कस। स्टिकी एंड विस्कस, जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, स्टिकी एंड विस्कस मैग्मा और लावा से निर्मित कौन सी चट्टानें होती हैं? फेल्सिक चट्टानें होती हैं। अच्छा, अब इसका मतलब समझो, देखो क्या होता है। सिलिका की अगर मात्रा किसी भी चीज में ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। दो तरह की चीजें होती हैं, या तो अम्लीय होती हैं या क्षारीय होती हैं। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सर? ये तो बताओ। अगर रायोलाइट और ग्रेनाइट की कोई चट्टान है जो आज नहीं तो कल इसका क्या हो जाएगा? अपक्षय अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन हो जाएगा, हाँ या ना? वेदरिंग और इरोजन जब इसका होगा तो इससे क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी, मृदा बनेगी, सॉइल बनेगी। अच्छा, रायोलाइट और ग्रेनाइट से अगर कोई मिट्टी बनेगी तो वो भी कैसी होगी? एसिडिक होगी। क्या एसिडिक मिट्टी, एसिडिक सॉइल हमारे वेजिटेशन के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होगी? बताओ। अगर कोई चीज एसिडिक है तो क्या एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छी? बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं हो रहा? क्योंकि सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, ये कैसा है? ये स्टिकी है। कैसा है? स्टिकी एंड विस्कस। अच्छा, स्टिकी एंड विस्कस का मतलब क्या होता है? जैसे फेविकॉल और पानी को समझो, या ऑयल। ऑयल समझते हो? ऑयल को अगर आपने गिराया, और ऑयल के साथ आपने पानी को गिराया, या शहद, आप शहद ले सकते हो। तो ये शहद, ऑयल या फेविकॉल, ये किस प्रकार की चीजें हैं? इनको अगर आप गिराओगे तो ये बहुत दूर तक नहीं फैलेंगे। क्या होगा? बहुत दूर तक नहीं फैलेंगे, स्टिकी हैं, चिपचिपे हैं। वहीं पे अगर आपने पानी को फैला दिया, दूध को फैला दिया, तो आप देखोगे कमरे में यहाँ पे फैला है, बहुत दूर तक पानी फैल जाएगा। तो वो लेस विस्कस है, चिपचिपे ज्यादा नहीं है। तो यहां से ये जो फेल्सिक जो चट्टाने हैं, फेल्सिक जो मैग्मा होगा, फेल्सिक जो लावा होगा, वो कैसा होता है? स्टिकी एंड विस्कस होता है, चिपचिपा जैसा होता है। आगे जब हम वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे मैं आपको फिर से ये चीज याद दिलाऊंगा कि किस प्रकार का लावा या मैग्मा फेल्सिक है। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी होंगे बहुत ज्यादा कैसे होंगे? एक्सप्लोजिव इन नेचर होंगे। कैसे होंगे? एक्सप्लोजिव इन नेचर होंगे। ठीक है। एंडेसाइटिक डायोराइट से पहले बेसाल्ट और गैब्रो को एक बार समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? बेसाल्ट एंड गैब्रो को समझ लेते हैं। इस प्रकार के चट्टानों को हम लोग कहते हैं ये है मैफिक। क्या है ये है मैफिक। दो एफ लिख दिए हमने। ये है मैफिक चट्टान। मैफिक इसको क्यों कहा जा रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें दो चीजें ज्यादा होती हैं। एक तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा है, और दूसरा आयरन, फेरस कह लो इसको या आयरन कह लो। फेरस और आयरन का अमाउंट भी इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आयरन का अमाउंट किसी चट्टान में ज्यादा है तो समझना कि वहां पे सिलिका, सिलिका जो है इसका अमाउंट क्या है? वहां पे कम है। तो मैग्नीशियम और फेरस या आयरन, इसका अमाउंट क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है? मैफिक, मैफिक, मैफिक चट्टान इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैफिक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जब सिलिका का अमाउंट बहुत ज्यादा था तो चट्टानें कैसी थी? एसिडिक थी। यहाँ पे सिलिका का अमाउंट कम है तो चट्टानें कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी बेसिक। कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी बेसिक, क्षारीय चट्टानें होती हैं। कैसी होती है? क्षारीय चट्टानें होती हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा चिपचिपे लावा या मैग्मा से बन रही थी। तो ये किससे बनेगी? बहुत ज्यादा तरल, जो बहुत ज्यादा पतला जो होगा, उस प्रकार के मैग्मा या लावा से क्या बनती है? बेसाल्ट और गैब्रो बनती हैं। और इससे भी थोड़ा अगर हम आगे चलें तो जो कोमोडाइट और पायरोडाइट हमने लिखा था, ये होती है अल्ट्रा मैफिक। क्या होती है ये? इनको हम लोग कहते हैं दीज आर अल्ट्रा मैफिक। क्यों इसे अल्ट्रा मैफिक कहा जा रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और सिलिका, यहाँ पे सिलिका आपको लेस देन 10%, 10% से भी कम सिलिका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बेसिक चट्टाने होती हैं। क्या होती है? बहुत ज्यादा बेसिक चट्टाने ये होती हैं। एक्सट्रीम बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। क्योंकि सिलिका का कंटेंट जो है बहुत कम यहाँ पे हो गया। तो ये एसिडिक, और जैसे जैसे आप क्या होता जा रहा है? सिलिका का कंटेंट कम होता जा रहा है और आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। वो किस तरफ चली जाएंगी? बेसिक की तरफ चली जाती हैं।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये मैफिक, अल्ट्रा मैफिक और ये हो गई फेल्सिक। ये जो है एंडेसाइटिक और डायोराइट, इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ना तो एसिडिक है बहुत ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक है, बीच में है, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, इंटरमीडिएट। एक बार इस चीज को आप बना लीजिए, अपनी टेबल को बना लीजिए, इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे बहुत जगह हमारे काम में आएगी, एक बार इसको आप बना ले। ठीक है, और सॉरी यार वो फोन आ गया था और मैं क्या है साइलेंट करना उसको भूल गया था, है ना। बना लिया, चलिए, ये बात हम लोगों की किसकी हो गई, एक्सक्लूसिव और इग्नियस रॉक। अच्छा, हम कर क्या रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। किसकी हम बात कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक बार फिर से रिवाइज करके और आप मुझे बताना आप कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है इसकी एवरेज डेप्थ क्या है। तो एवरेज डेप्थ की अगर हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि भाई 30 से 35 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज डेप्थ होती है। हिमालयन जैसा अगर कोई रीजन है तो वहां पे डेप्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, किससे मिलके बनी हुई है, मेनली ग्रेनाइट से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है, ग्रेनाइट से मिलके बनी हुई है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इसकी कम होती है, लेस डेंस होता है। तो इसकी डेंसिटी आपको अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके आसपास आपको किसकी डेंसिटी देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपको डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, ये तो बात हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। अगर बात की जाए ओशनिक क्रस्ट, किसकी, ओशनिक क्रस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी एवरेज जो आपको देखने को मिलेगी डेप्थ, वो कितनी है, 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज 2 to 7 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलता है। ये इसकी डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, 3.2 तक, 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। और ये किसके बनी होती है, ये बनी होती है बेसाल्ट से। किससे बनी होती है, बेसाल्ट से निर्मित होती है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज सोच के बताना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, यहाँ पे इसीलिए समझ पाओगे कि आप ज्योग्राफी जब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं, और जब पेड बैच जो होता है उसमें किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या लिखा हुआ है, ग्रेनाइट लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हम कौन से क्रस्ट पे हैं, हम सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे खड़े हुए हैं। हमारे नीचे कौन सी क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक स्लाइड और पीछे चलो, ग्रेनाइट कहाँ देखने को मिल रहा है, ग्रेनाइट, पर ग्रेनाइट तो कैसी चट्टान है, इंट्रूसिव चट्टान है, ये तो अंदर बन रही है, ये तो सतह पे बनी नहीं रही है यार, ये तो सतह के नीचे बन रही है। और सतह के नीचे अगर बन रही है तो हम इस पे कैसे रह सकते हैं, ये तो हमारे बहुत नीचे होनी चाहिए, हाँ या ना। तो देखो होता क्या है, होता क्या है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, और इसके नीचे किससे, मैग्मा से क्या बन गई है, मैग्मा से बन गई है यहाँ पे ये बेसाल्ट की चट्टान। क्या बन गई है, ये मैग्मा से बना है, और क्या बना है, ग्रेनाइट की रॉक बन गई है। क्या बन गई है, ग्रेनाइट की रॉक। ठीक है, याद करो पहली स्लाइड, दो टाइप के फोर्सेस हमने देखे थे, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं ना, जैसे बात करें हम लोग रिवर्स, बात करें हम रेनफॉल, बात करें हम हिमनद या ग्लेशियर, ये सब क्या करते हैं, ये सब करेंगे यहाँ पे वेदरिंग, वेदरिंग एंड इरोजन। क्या करते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन करते हैं। जब ये वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये अर्थ का जो सरफेस जो अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये जो
अब समझ में आ रहा है कि ग्रेनाइटिक रॉक कैसे ऊपर आ गई होगी। बनी तो कहाँ थी, नीचे बनी थी, लेकिन वेदरिंग और इरोजन से जो अर्थ का सरफेस है वो यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब ग्रेनाइटिक रॉक ऊपर आ गई है, और अब हम कहाँ रह रहे हैं, समझ पाए कैसे हम लोग ग्रेनाइटिक रॉक पे पहुंचे। इस तरीके से हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, ग्रेनाइटिक रॉक पे पहुंच गए। तो अगर ये वेदरिंग और इरोजन नहीं होता तो आज हम लोग किस पे नहीं होते, ग्रेनाइटिक रॉक पे नहीं होते। ग्रेनाइटिक रॉक हमसे कहाँ होती, नीचे होती। कहाँ होती, नीचे होती। यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, क्रस्ट की बातें हमने अच्छी खासी कर ली हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी लेयर के पास, और दूसरी लेयर का नाम क्या है, दूसरी लेयर का नाम है हमारे पास मेंटल। दूसरी लेयर का नाम क्या है, मेंटल। अच्छा, मुझे नीचे बार बार इसलिए देखना पड़ता है यार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइक की आवाज़ आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, प्रॉपर विजुअल आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो मेरे पास जो स्क्रीन है मैं उस पर देखता रहता हूँ, है ना। लाइव क्लास में तो क्या होता है, कमेंट आ जाते हैं, हम लोग लाइव भी लेंगे जल्दी। अभी क्या है, थोड़ा सा कनेक्शन का, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। अपलोड मैं कर देता हूँ, अपलोड करने में क्या है, जब भी समय होता है जैसे इंटरनेट आता है तो अपलोड हो जाती है क्लास। लेकिन लाइव लेने में आपके पास अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। अब इतना पैसा वैसा आ नहीं रहा है यार, थोड़ा सा हालत खराब चल रही है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड, जैसे ही कनेक्शन अच्छा हो जाएगा अपने पास इंटरनेट का, तो अपन क्या कर लेंगे, लाइव लेंगे। तो इसलिए मेरे को बार बार देखना पड़ता है कि ओबीएस में जो सॉफ्टवेयर होता है इससे मैं क्लास लेता हूँ कि उसमें वॉल्यूम सही से जा रही है नहीं जा रही है, विजुअल सही से जा रहे हैं नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। तो बार बार वो नीचे देखना पड़ता है, ठीक है। मेंटल की अपन बात करें, मेंटल दूसरी लेयर है। मेंटल का अगर विस्तार बात करें, इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, तो आप इसे कहोगे कि ये है बिलो द क्रस्ट। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे से शुरू होगा, हाँ या ना। अप टू द डेप्थ ऑफ, अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 83 to 84% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम। देखो, हमने अभी देखा था कि ये तो है भाई आपकी क्रस्ट, ये तो क्या है आपकी क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे से, क्रस्ट के नीचे से और कहां तक, 2900 किलोमीटर तक। कहां तक, 2900 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है मेंटल। मेंटल बहुत बड़ा हिस्सा है, कितना है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और अर्थ के पूरे वॉल्यूम का, अर्थ का अगर वॉल्यूम 100% मान के चलो, तो अर्थ के वॉल्यूम का कितना परसेंट, करीब 83 से 84% अकेला किसके पास रहता है, अकेला किसके पास है, मेंटल के पास। किसके पास है, मेंटल के पास है, ठीक है। अब इस मेंटल को हम लोग तीन हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे, तीन हिस्सों में बांटेंगे। ये फिर से आपके लिए एक नई चीज होगी जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। अब इसको समझना है यहाँ पे, ये फर्स्ट लेयर ऑफ मेंटल है, ये सेकंड लेयर ऑफ मेंटल है, और नीचे नीचे आपको कौन सा मेंटल देखने को मिल रहा है, थर्ड लेयर ऑफ मेंटल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर वाली जो मेंटल है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज अपर मेंटल। क्या है ये है अपर मेंटल, ठीक है। ये वाली जो मेंटल है ये कहां से शुरू होती है, ये 400 किलोमीटर के आसपास तक है। और 400 से अगर आप देखोगे तो कुछ बुक्स में 700 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स पे 900 लिखा हुआ है। तो दोनों अपन लिख लेते हैं 700 से 900 किलोमीटर तक। ये वाली जो मेंटल है इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, या इसे कहा जाता है मिडिल, मिडिल मेंटल। और 700 या 900 जिसको भी आप सही मानो, और उससे कहां तक, 2900 किलोमीटर तक आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मेंटल है, ये है लोअर मेंटल। कौन सी मेंटल है, लोअर मेंटल। क्रस्ट के कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। मेंटल की अगर बात करेंगे तो मेंटल के कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए, अपर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। आसान सी चीज है, एक एक करके देख लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर मेंटल। अपर मेंटल कहां से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है साहब क्रस्ट से। कहां से शुरू हुए, फ्रॉम द
फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट, यही है, अप टू द डेप्थ ऑफ कितना किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखना, कहां तक है, 400 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी रॉक मिल रही है आपको, पीरियोडोटाइट। पीरियोडोटाइट जो टाइट सॉरी टाइट जो रॉक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पीरियोडोटाइट। याद आ रहा है पीरियोडोटाइट, अभी हमने जो टेबल बनाई थी उसमें लास्ट कॉलम में हमने यहाँ पे लिखा था पीरियोडोटाइट। तो सेम टाइप की रॉक्स हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, अपर मेंटल में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक मिनरल हमको देखने को मिलता है और इस मिनरल का नाम है ऑलिवाइन। ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह हमारे काम में आएगा। तो अपर मेंटल में कौन सी रॉक देखने को मिल रही है, पीरियोडोटाइट, और कौन सा मिनरल हमको देखने को मिल रहा है, ऑलिवाइन मिनरल हमको कहां पे देखने को मिल रहा है, अपर मेंटल। अपर मेंटल कहां से शुरू होती है, क्रस्ट जहां पे खत्म होती है वहां से, और कौन से कितने किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। ये किसका बात हुई हमारी, अपर मेंटल की। किसकी बात हो गई हमारी, अपर मेंटल की। दूसरा जो हमारा हिस्सा है मेंटल का, उसे हमने नाम दिया है, वो है मीडिएट इंटरमीडिएट मेंटल। कौन सा, इंटरमीडिएट मेंटल। यह बहुत कुछ किताबों में नाम मिल जाएगा आपको, मिडल मेंटल। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये इसकी डेप्थ 400 टू आइदर 700 और 900 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। 400 से 700 या 900 किलोमीटर तक इसकी आपको क्या देखने को मिलती है, इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी वेरी हार्ड रॉक्स, यहाँ पे काफी हार्ड रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम जब पढ़ेंगे ना मैकेनिकली इंड्यूस्ड जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तब वहां पे फिर से ये चीज आएगी कि यहाँ पे कौन सी रॉक्स मिल रही है, यहाँ पे हार्ड रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत हार्ड है तो ये लेयर कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है, वेरी सॉलिड लेयर है। कैसी है, वेरी सॉलिड लेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे जो हमें याद करने का, जैसे वहां पे ऑलिवाइन मिल रहा था, यहाँ पे मिलता है स्पाइनल। क्या मिलता है, स्पाइनल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या मिल रहा है वहां। अगर बात की जाए अपर मेंटल की तो क्या मिलेगा, ऑलिवाइन मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट मेंटल की बात की जाए तो क्या मिल रहा है आपको, ऑलिवाइन मिनरल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज नथिंग बट योर इंटरमीडिएट मेंटल और मिडिल मेंटल इसे कहा जाता है। ठीक है, लास्ट जो हमारी मेंटल है, जिसे हम कहते हैं इनर मेंटल। क्या है ये, इनर मेंटल। इसकी डेप्थ अगर आप देखोगे तो ये कहां तक मिलेगी, 700 और 900 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। ठीक है, 700 या 900 जो आप ले रहे हो, वहां से कहां तक, 2900 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलती है, कौन सी मेंटल, इनर मेंटल आपको देखने को मिलती है। अगेन ये भी कैसी है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, सॉलिड लेयर, सॉलिड लेयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। अगर मेंटल की तीनों लेयर्स की आप डेंसिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी मिलेगी आपको, इनर मेंटल की मिलेगी। और वैसे हम आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि अर्थ में जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थ में तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डेप्थ बढ़ रही है, गहराई बढ़ रही है, तो तीन चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें, एक तो तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी, ये कॉमन लॉ है, याद रखना कि डेप्थ बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। यहां तक इसके अलावा यहाँ पे जो मिनरल आपको देखने को मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उस मिनरल का नाम है परवोस्काइट।
क्या है, पर्वोस्काइट मिनरल्स यहाँ पे मिलता है। तो 3 मिनरल आपको पता लग गए मेंटल में कौन कौन से मिल रहे हैं। मेंटल जो सबसे ऊपर है उसमें तो ओलिविन मिल रहा है, फिर स्पाइनल मिल रहा है, और थर्ड में आपको क्या मिल रहा है, पर्वोस्काइट जो मिनरल है वो आपको कौन सी लेयर में मिलता है, थर्ड लेयर में आपको देखने को मिलता है। और ये भी कैसी लेयर है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। क्यों, डेंसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, डेंसेस्ट पार्ट है किसका, मेंटल का। तो 3 लेयर समझ में आ गई, कौन कौन सी थी वापस बताओ, अपर थी, इंटरमीडिएट थी, और बिल्कुल सही बताया, इनर मेंटल थी। ठीक है, इनर मेंटल में क्या मिलेगा, इनर मेंटल में हमको मिलेगा पर्वोस्काइट। इंटरमीडिएट या मिडिल मेंटल में आपको क्या मिलेगा, स्पाइनल और ऑलिवाइन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अपर मेंटल जो है उसमें कौन सी रॉक्स मिलती हैं, मैंने आपको बताया है अभी। और ये भी बताना वो जो रॉक है वो इंट्रूसिव रॉक है या एक्सट्रूसिव रॉक है, वो इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है, ये भी आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, चलें आगे। तो एक चीज और, आपको बहुत बार ये कहा जाता है ना ज्योग्राफी में शॉर्ट नोट्स बनाने। अब देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते होंगे, जो टॉपर्स हैं या किसी भी टीचर की पहली क्लास होगी तो सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि साहब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अरे भाई बताओ तो सही, शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट। कितना है, ये है 2 से 7 किलोमीटर, ये कितना है 30 से 35 किलोमीटर। पहला 400 किलोमीटर पे, दूसरा या तो 700 मानना होगा या 900 मानना होगा। अभी पता नहीं, कोई सा भी माना जा सकता है ना, डिस्प्यूट है अभी इस चीज पे। ये वाली जो मेंटल है इसे कौन सा मेंटल कहोगे, अपर मेंटल, ये इंटरमीडिएट मेंटल या मिडिल मेंटल, ये इनर मेंटल। कौन सी, इनर मेंटल। यही बात हमने की थी। कौन सी रॉक यहाँ पे मिलेगी, तो हमने कहा था साहब यहाँ पे डाइट टाइट रॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिनरल कौन सा मिलेगा, ऑलिविन मिनरल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलेगा स्पाइनल, क्या मिलेगा, स्पाइनल। ठीक है, और लास्ट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा पर्वोस्काइट। पर्वोस्काइट जो मिनरल है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर मेंटल की अपन बात करें तो 2900 तक है क्रस्ट के नीचे से। ये कितना, 83 to 84% ऑफ वॉल्यूम जो है अर्थ का, वो अकेला किसके पास है, मेंटल के पास है। तो इस तरीके से बनते हैं आपके क्या, शॉर्ट नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स के लिए ऐसी नहीं कोई अलग से क्लासेस होती हैं, सब पहले ये सीखे हम लोग कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, नहीं यार। शॉर्ट नोट्स जैसा आपको अच्छा लगे, आपको ये लगता है कि मैं इस तरीके से चीजों को छोटा कर सकता हूँ, आप उस तरीके से चीजों को छोटा कर दो, है ना। सबके अलग अलग होते हैं शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट बचा वो कौन सा बचा, अर्थ की लास्ट जो लेयर है हमारे पास वो है कोर। कौन सी है वो है कोर। हम लोग देख चुके हैं अभी तक। ठीक है, इसी तरीके से शुरू किया था। अब लोग पहुंच गए थे कहाँ पे, 2900 किलोमीटर तक तो हम आ चुके हैं। अब हमें कहाँ पहुंचना है, फ्रॉम 2900 टू 6371 किलोमीटर तक। बहुत सारी किताबों में 6370 भी मिल जाएगा, एग्जैक्ट 6371। अगर एग्जाम में याद नहीं आया तो 6370 भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इस कोर के, यहां से शुरू होती है कोर। कोर के भी कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। कौन कौन से, आउटर कोर और इनर कोर, आउटर और इनर। बीच में बाउंड्री आपको क्या मिलेगी, मिलेगी 4800 से 5150 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। ये है आपका आउटर कोर और ये है आपका इनर कोर। ठीक है, बाउंड्री कहाँ मिलेगी, 4800 to 5150 किलोमीटर एक जोन है, उसके बाद से कौन सा शुरू हो जाता है, इनर कोर शुरू हो जाता है। ठीक है, आउटर कोर की अगर अपन बात करें, आउटर कोर की अगर अपन बात करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अभी तक ये पहली लेयर है जो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड द्रव्य अवस्था में जो मिलने वाली लेयर है वो कौन सी है, ये आउटर कोर है। तो पहली चीज तो ये याद हो गई कि इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए कि कौन सी स्टेट में मिलेगी, आपको लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा,
अब सबसे पहले प्रश्न यहीं पे आ गया कि साहब ऐसा क्या हुआ कि ये लिक्विड स्टेट में मिली, ये किस में मिली, अभी तक तो सब सॉलिड में मिल रहा था भाई। आप जिस पे खड़े वो कौन सी है, वो सॉलिड है। मेंटल कौन सी है, सॉलिड है। ये आउटर कोर में ऐसा क्या हो गया कि लिक्विड में चली गई? तो इसके दो कारण है मुख्य रूप से। पहला पहला जो रीजन है इसका कि ये लिक्विड स्टेट में है, वो ये कि अभी हमने देखा था एक तो कि साहब डेप्थ के साथ डेप्थ बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो किस में तब्दील हो जाएंगी, ये द्रव्य अवस्था में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये कारण है बहुत बेसिक से अगर बात की जाए। लेकिन जब इसकी बात करोगे तो इस इनर कोर को बताना पड़ेगा कि ये लिक्विड में क्यों नहीं आ गया। मैं आपको बताऊंगा ये कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो मुख्य रूप से पहला कारण ये है कि यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या मिलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलते हैं। और रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं, ये डिके होते हैं। क्या होते हैं, डिके होते हैं। और जब रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो टेम्परेचर को और क्या कर देगी, बढ़ा देगी। क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और टेम्परेचर अगर बढ़ा तो अगर कोई भी चीज है यहाँ पे तो किस में तब्दील हो जाएगा, वो कभी ठोस में तब्दील नहीं हो पाएगा, ठोस सॉलिड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, लिक्विड में वो रह जाएगा। पहला रीजन समझ में आ गया क्या है, कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम लोग कहते हैं प्री मॉर्डियल हीट। क्या है, प्रीमॉर्डियल हीट। अब प्रीमॉर्डियल हीट क्या है इसको समझो कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है अप्रोक्सीमेट इसको मान के चलते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा अर्थ। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी है, नेबुलर थ्योरी है, प्लेनेटेसिमल थ्योरीज है, अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, तो वो सारी थ्योरीज एक चीज जो कॉमन चीज आपको बताती हैं वो ये बताती हैं कि इनिशियल जो अर्थ है, इनिशियल जो अर्थ था इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जो शुरुआती अर्थ थी हमारी उसका क्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा कितना ज्यादा है, ये था अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 7000 डिग्री सेल्सियस, 6 से 7000 डिग्री सेल्सियस। सन जो होता है, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, फोटोस्फीयर जो हमें दिखता है, इसका टेम्परेचर है अभी 6500 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ पा रहे हो कि अर्थ का, इनिशियल अर्थ का टेम्परेचर कितना ज्यादा रहा होगा। अब अगर इनिशियल अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये शुरुआत में किस स्टेट में थी, ये प्लास्टिक स्टेट में, मतलब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट अभी नहीं हुई है, प्लास्टिक स्टेट में सेमी सॉलिड जैसी अवस्था में है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धीमे धीमे टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हुआ। दूध गर्म किया आपने, दूध जब गर्म करते हैं तो दूध के और उसको जब गैस बंद कर देंगे तो दूध के ऊपर क्या आना शुरू हो जाता है, मलाई आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मलाई क्यों आती है, क्योंकि फैट होते हैं, फैट हल्के होते हैं, ऊपर आ जाते हैं वो, और मिनरल्स भारी होते हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो दूध की जो ऊपरी परत है, जो मलाई वाली चीज है, वो ठंडी हो गई है, लेकिन दूध अभी भी अंदर क्या है, गर्म है, नीचे क्या है, वो गर्म है। तो सिमिलरली अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये तो धीमे धीमे क्या होने लग गई है, ठंडी होने लग गई है। तो आप देखोगे क्या बन गया हमारे पास, सॉलिड आपका क्रस्ट बन गया। और इसी की कूलनेस से अंदर हमारा मेंटल भी क्या हो गया, कूल हो गया, जो ठंडा हो गया, सॉलिड बन गया। लेकिन अंदर कोर के पास और स्पेशली आउटर कोर के पास अब भी क्या बची हुई है, प्रीमॉर्डियल हीट बचा हुआ है। और ये प्रीमॉर्डियल हीट क्या कर रहा है, यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो कोई भी चीज किस अवस्था में नहीं रहेगी, कोई भी चीज ठोस अवस्था में तो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आउटर कोर कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिलती है, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है। कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है, लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार इस चीज को आप लिख लीजिए, एक बार इस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में सब चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूरी क्लास हो जाए और आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउटर कोर के, ठीक, आउटर कोर में क्या क्या मिलता है हमें, कौन कौन से मिनरल्स हमको मिलते हैं। तो एक तो आपको मिलेगा फेरस, फेरस या जिसको आप कहते हो आयरन। क्या प्योर फॉर्म में आयरन मिलता है, नहीं, यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा, विद इम्प्योरिटीज मिलेंगे, बहुत सारी इम्प्योरिटी है यहाँ पे। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि अशुद्ध है, ये इम्प्योरिटी का मतलब है कि आयरन के साथ बहुत सारी और चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इम्प्योरिटी कौन कौन सी मिलेंगी आपको, यहाँ पे आपको मिलेगी सिलिकेट, यहाँ पे आपको मिलेगी सल्फेट,
यहाँ पे आपको मिलेगा कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट निकल सल्फेट और सिलिकेट। ये आयरन के साथ आपको कौन सी लेयर में मिलेंगे, आपको आउटर कोर में आपको देखने को मिलते हैं। आउटर कोर में आपको देखने को मिलते हैं। दोनों कारण आपको पता लग गए हैं, प्रीमॉर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव मटीरियल, प्रीमॉर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, लास्ट जो लेयर बची है हमारे पास वो कौन सी बची है, वो बची है इनर कोर। कौन सी बची है, इनर कोर हमारे पास बची है। इनर कोर के बारे में ये चीज तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, इनर कोर का है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको मिलता है आयरन। क्या मिलता है, बहुत ज्यादा आयरन मिलता है। और कैसा आयरन है, डेंस आयरन है। कैसा, वेरी वेरी डेंस आयरन, जो इसकी क्या बढ़ा देता है, डेंसिटी बढ़ा देता है। इसलिए इसीलिए इसकी डेंसिटी आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। एक्सटेंशन की अगर अपन बात करें तो 51502637 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, इनर कोर की बात हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फिर से, अगर पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि सिर्फ आउटर कोर कौन सी अवस्था में है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में, और क्यों है पता होना चाहिए, क्यों है पता होना चाहिए। तो ये बातें थी किसके बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अब चलते हैं किसकी तरफ, मैकेनिकल कंपोजिशन। किसकी तरफ, मैकेनिकल कंपोजिशन। ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं लग रहा ज्यादा हो गया, कितनी देर की क्लास हो गई। ठीक है, आज पहली क्लास से तो बहुत ज्यादा एक्सोरेट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं इसको। ठीक है, धीमे धीमे हम लोग 2-2.5 घंटे वाले फेज में भी आ जाएंगे, लेकिन इसको फिर यहीं पे छोड़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। केमिकल कंपोजिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो मेंस का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। चैप्टर का जो क्वेश्चन जो यहाँ पे मेन से मेरे को लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जो बन रहा है वो आप लिखिए यहाँ पे, द अर्थ्स द अर्थ्स crust the earth's crust is made up of is made up of is made up of various layers various layers and it forms the homes of human and terrestrial terrestrial life. In this context, in this context, highlight the key feature, highlight the key features of the Earth's crust, of the Earth's crust. ठीक है, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। फिर से वो वाला प्रश्न आएगा, मुझे पता है कि साहब हिंदी में ये प्रश्न जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है ये भी आज बता दिया जाता है। टेलीग्राम जाओगे, सर्च करना संबोधि एजुटेक, ठीक है, या व्हाट्सअप कर देना किस नंबर पे, 825226। हिंदी में हिंदी नोट्स ये भी कहाँ मिल जाएंगे, इसी पे मिल जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन ये भी कहाँ मिल जाएगा, इस पे मिल जाएगा। आंसर कहाँ भेजना है, आंसर यहाँ भेज सकते हो, यहाँ भेज सकते हो। और जल्दी से ही अपन किस पे भी आ जाएंगे,
इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाएंगे, तो आप वहां पे भी क्या भेज सकते हो, अपना आंसर भेज सकते हो। ठीक है, परेशान मत होना। कमेंट ये मैं हर क्लास के बाद करूंगा, ये भी आपको बता देता हूँ जो आज प्रैक्टिस हो रही है। जैसे अपन ने जो लास्ट क्लास अपलोड की थी उसमें क्या क्या कमेंट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें कुछ भी ऐसा होता है ना कि कमेंट ऐसा है जिसमें मुझे कुछ आपको बताना है, तो वो भी आ, आपने कुछ पूछा है और मुझे आपको बताना है, तो वो भी मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें कमेंट क्या क्या है, एक सेकंड पेज खोल लेते हैं अपना। संबोधि आर एस, संबोधि सिविल सर्विसेज, आर एस आई एस, वीडियोस में पहला वीडियो जो है इसमें कमेंट ये है। ठीक है, तो सर सृष्टि श्रीवास्तव जी ने कहा था सर प्लीज़ हिंदी नोट्स भी, तो बिल्कुल मैं हिंदी नोट्स दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा निवेदिता सैनी ने भी हिंदी में नोट्स मिल सकते हैं क्या सर? मिल जाएंगे निवेदिता जी। या फिर कोई बुक की हमने बात कर ली थी, एनसीईआरटी पढ़नी है अभी, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योत्सना तिवारी ने कहा था ग्रेट सर, ओके। ज्योग्राफी ने कहा था बहुत बढ़िया। काना व्लॉग्स ने पूछा था सर कितने मंथ चलेगी ज्योग्राफी की क्लास? तो यार 120 घंटे के आसपास चलेंगे, है ना। और हर दिन अप्रोक्सीमेट 2 से 2 1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। वैसे उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के साथ कोई और सब्जेक्ट भी कम्बिनेशन में रखना है या नहीं। तो एक सब्जेक्ट और आप रख सकते हो कोई भी कॉम्बिनेशन में। वंशल जी ने बोला था गजब लुक है गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। अंजनी जी ने बोला था नाइस, ओके। तो ये कुछ कमेंट थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं हर क्लास के बाद ये प्रैक्टिस करूंगा कि आपका कोई भी डाउट है वो रह ना जाए। ठीक है ना, तो जो लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से सारी क्लासेस रहेंगी, ऐसे नहीं है पहली क्लास है इसलिए मैंने हैंड रिटन लिखा है, या फिर आगे जो क्लासेस होंगी उसमें हैंड रिटन मैं नहीं लिखूंगा या पीडीएफ। मैं पीडीएफ या पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ। इस पूरे बैच में नहीं पढ़ाऊंगा पीडीएफ पीपीटी से, सारे डायग्राम सारे मैप जो होंगे हाथ से बनाए जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो क्लास की पीडीएफ है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ है, लिंक क्या है, ये तो बता ही दिया। लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का और जो पहला जो कमेंट होगा उसमें भी डाल दूंगा। बस अब आपको क्या करना है, सारे नोट्स अपने पास बना के रखना है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको हिंदी में मैं दे दूंगा, हिंदी में नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद क्लास में नोट्स बनाने हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आप क्लास ले रहे हैं और क्लास के नोट्स ना बनाए। ठीक है, कल हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, कल हम पहुंच जाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के मैकेनिकल कंपोजिशन में पहुंच जाएंगे। पहली क्लास से धीमे धीमे स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं हो जाए पहले दिन आप डर जाओ कि यार तो बहुत सारा हो गया, 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ा दिया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है ना। धीमे धीमे ग्रेजुअली ये स्पीड मुझ पे छोड़ो, क्या हो पिछले 5 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास में किस तरीके से लोगों को एंगेज करके रखना है। ठीक है, बाकी और लोगों की जैसे ना तो कहानी बहुत ज़्यादा सुनानी आती है ना चुटकुले सुनाने आते हैं, पढ़ाना आता है। पढ़ाने वाला काम ईमानदारी से आपके सामने करूंगा। ठीक है, ये मत कहना कि साहब चुटकुले सुनाओ कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने का काम हिस्ट्री वाली क्लास में, हिस्ट्री वाली क्लास में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे कहानियां जब सुनानी होती है तो कहानियां भी सुनाई जाती हैं। लेकिन ज्योग्राफी की क्लास में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप हो तो वही पढ़ाई जाएगी, है ना। ऐसा मत कहना कि साहब बोरिंग है, अगर बोरिंग है तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और यकीन मानो इन्हीं ये जो शुरुआत की अगर क्लासेस में आपके कंसेप्ट मैंने बिल्ड अप कर लिया ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, शुरुआती क्लासेस में दिक्कत आना होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। बड़ी मेहनत से बनाई जाती है क्लासेस, बहुत एनर्जी लगती है। और अगर आपके लाइक्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि नहीं यार 2.5 की नहीं 3 की क्लास ले लो, 3 की नहीं 3.5 4 घंटे तक भी हम लोग खिंच जाएंगे। लेकिन वो सब किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।